देखे, इतिहास की किताबों में ना अक्सर उत्तर भारत के बड़े बड़े साम्राज्यों की ही बात होती है ना? पर कभी सोचा है कि ठीक उसी वक्त दक्षिण में, मतलब प्राचीन तमिलनाडु की धरती पर जिंदगी कैसी रही होगी? आज हम उसी संगम युग की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? भाई, सबसे पहले समझेंगे कि उनका समाज कैसा बना था। फिर देखेंगे कि कैसे जमीन ने उनकी जिंदगी और यहां तक कि उनके देवताओं को भी एक आकार दिया। महिलाओं की क्या जगह थी समाज में, उनकी आस्था, उनका कल्चर कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, और हाँ, आखिर ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कैसे करता था। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके सामाजिक ताने बाने की। मतलब उस वक्त का समाज किन किन लेयर्स या परतों में बटा हुआ था। अच्छा, उस दौर के समाज को समझने के लिए ना ये दो शब्द पकड़ लीजिए। पहला है उवरनतोर, मतलब वो लोग जो ऊंचे कुल में जन्मे थे, जिन्हें हाई बॉर्न कह सकते हैं। और दूसरा है इलिपिरप्पलर, यानी वो लोग जिन्हें निम्न कुल का माना जाता था, या लो बॉर्न। समाज का सबसे सबसे बेसिक बंटवारा यही था। अब एक पुराना ग्रंथ है तोलकाप्यम, उससे हमें स्ट्रक्चर की और भी गहरी जानकारी मिलती है। ये ग्रंथ बताता है कि समाज में मोटे तौर पर 4 मुख्य जातियां थीं। सबसे ऊपर अंदानार यानी ब्राह्मण, फिर आते थे अरसर, मतलब राजा या शासक वर्ग, उनके बाद थे वणिगर जो व्यापारी थे, और आखिर में वेल्लालर यानी किसान। और सही पूछें तो यही लोग उस समाज की असली नींव थे। अच्छा, अब यहां से कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। जानते हैं संगम समाज की सबसे अनोखी बात क्या थी? ये कि वहां लोगों का काम धंधा क्या होगा, वो किस देवी देवता को पूजेंगे, ये सब कुछ उनकी जमीन तय करती थी। कमाल है ना? देखिए, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी पूरी जमीन को 5 अलग-अलग तरह के ज्योग्राफिकल एरियाज में बांट दिया था, और इन इलाकों को वो कहते थे तिणय। और ये कनेक्शन कितना गहरा था जरा समझिए। जैसे कुरिंजी यानी पहाड़ी इलाके, तो वहां के लोग शिकार करते थे और उनके देवता थे मुरुगन। वहीं दूसरी तरफ नैतल, मतलब जो समुद्री किनारे थे, वहां रहने वाले मछुआरे थे और वो वरुण देवता को पूजते थे। तो मतलब बिल्कुल साफ है, जैसी जमीन वैसा काम और वैसे ही देवता। कितना सीधा और सरल सिस्टम था। तो हमने समाज समझ लिया, जमीन और लोगों का रिश्ता भी देख लिया, लेकिन इस पूरे ताने बाने में महिलाओं की क्या जगह थी ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी जो स्थिति थी ना, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स थी, मतलब विरोधाभासों से भरी हुई। संगम युग में महिलाओं की स्थिति को आप एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ तो देखिए अव्वैयार जैसी महान महिला कवयित्रियां थीं जिनका बहुत सम्मान था, प्रेम विवाह भी आम बात थी और महिलाओं की हिम्मत की तारीफ होती थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू उतना अच्छा नहीं था। विधवाओं की जिंदगी बहुत ही दयनीय थी और समाज के ऊंचे तबकों में सती प्रथा भी थी। तो कुल मिलाके बात यह है कि हाँ, कुछ आज़ादियां जरूर थीं, लेकिन इन सब के ऊपर समाज एक चीज को सबसे ज्यादा महत्व देता था, और वो था करुप्पू, यानी महिलाओं की पवित्रता, उनकी चैस्टिटी। और यही सोच थी जो उनके जीवन के इन सारे विरोधाभासों की जड़ में थी। समाज की यही कॉम्प्लेक्सिटी, यही मिला जुला रूप हमें उनके धर्म और कल्चर में भी साफ साफ दिखता है। ये असल में कई अलग अलग विश्वासों और परंपराओं का एक संगम था। अगर संगम काल के धार्मिक जीवन को समझना हो तो उसे 3 धाराओं के मेल की तरह सोचिए। एक धारा तो थी उनके अपने स्थानीय देवी देवताओं की, दूसरी धारा थी जो बाहर से आए हिंदू देवी देवताओं को मानती थी, और एक तीसरी धारा भी थी जिसमें बौद्ध और जैन धर्म जैसे विश्वास शामिल थे। और जब ये तीनों धाराएं मिलीं तो एक बहुत ही विविध आध्यात्मिक माहौल बना। मतलब एक तरफ तो शिव, मुरुगन और इंद्र जैसे बड़े देवताओं की पूजा हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ लोग प्रकृति की भी पूजा करते थे, जैसे पत्थर, पानी, सितारे, ग्रह, सब पूजनीय थे। युद्ध में शहीद हुए वीरों के सम्मान में नडुकल यानी हीरो स्टोन की पूजा का भी बहुत महत्व था। और हाँ, यज्ञ जैसी ब्राह्मणवादी प्रथाएं भी थीं, और बौद्ध और जैन धर्म के होने के सबूत तो मिलते ही हैं। तो अगर एक लाइन में से समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि संगम युग की जो संस्कृति थी वो असल में स्थानीय तमिल परंपराओं और बाहर से आई आर्य परंपराओं का एक खूबसूरत सिंथेसिस, एक मिश्रण थी। तो अब सवाल उठता है कि भाई, इतना कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स समाज आखिर चलता कैसे था, इसे सस्टेन कैसे करते थे? और इसका जवाब छिपा है उनकी बहुत ही मजबूत और सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में। इस इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी खेती।
धान, बाजरा, गन्ना ये सब उगाया जाता था। खेती के साथ साथ बुनाई और कताई का काम भी बहुत बड़ा था, मतलब कॉटन और सिल्क का कपड़ा बनता था। उरैयूर और मदुरई जैसे शहर तो इसके बड़े सेंटर थे। इनके अलावा बढ़ई, लोहार, सुनार जैसे और भी कई कारीगर थे जो इस इकोनॉमी को चलाते थे। शुरू में तो बार्टर सिस्टम था, मतलब चीजों की अदला बदली, पर बाद में सिक्के भी चलने लगे थे। और ये सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, इसका सेंटर होते थे शहर के बाजार। खासकर जो पोर्ट वाले शहर थे, बंदरगाह वाले, वहां तो बात ही अलग थी। वहां नालंगाड़ी यानी दिन में लगने वाला बाजार अलग होता था और अल्लंगाड़ी यानी शाम और रात का बाजार अलग होता था, मतलब 24 घंटे रौनक। इन बाजारों में दूर दूर से सामान लाया जाता था। और ये जो व्यापार बढ़ रहा था ना, ये सिर्फ चीजों का लेन देन नहीं था, यही वो इंजन था जिससे शहर पैदा हो रहे थे, और जो पहले से थे वो और बड़े हो रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा व्यापार, इतनी खेती और ये पूरा इलाका, इसको मैनेज कैसे किया जाता था? चलिए जरा उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके सिस्टम पर भी एक नज़र डालते हैं। देखिए, उनके पास रेवेन्यू कलेक्शन का एक बाकायदा सिस्टम था। हर टैक्स का एक खास नाम था। जैसे जमीन पर लगने वाला टैक्स कहलाता था कर। वॉर में जो भी सामान मिलता था उसे ईरे कहते थे। पोर्ट पर कस्टम ड्यूटी को उल्गू कहा जाता था। और हाँ, कभी कभी इरावू नाम का एक्स्ट्रा टैक्स भी वसूला जाता था। और इन सब टैक्स को जो इकट्ठा करता था, उस ऑफिसर का नाम था वारियर। तो ये सब दिखाता है कि एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा था। सिर्फ टैक्स सिस्टम ही नहीं, बल्कि नाप तौल का भी उनका सिस्टम बड़ा सोफिस्टिकेटेड था। हर चीज के लिए एक यूनिट थी। जैसे सोने के सिक्के को कड़म कहते थे, अनाज को अम्मनम या नाली में नापते थे, वजन के लिए तोड़ी, दूरी के लिए कुप्पिड़ू, और यहां तक के समय के लिए भी नाली के जैसी यूनिट थी। ये सब किसी बहुत ही विकसित समाज की निशानियां हैं। तो संगम युग का ये पूरा सफर हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या उस प्राचीन समाज का जो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक मॉडल था और जिस तरह से वो अलग अलग संस्कृतियों को एक साथ लेकर चलते थे, क्या उससे आज की दुनिया, आज का समाज कुछ सीख सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।